नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जादव। आज की बातचीत में हमारे साथ जापान से है रमा शर्मा जी। मैं अभी इस वक्त बैंकॉक में हूं और बैंकॉक के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रमा शर्मा जी आए थे। मैंने उन्हें समय मांगा मुलाकात के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए, हल्के फुल्के सवालों के साथ। नमस्कार रमा शर्मा जी, आपका इस बातचीत में स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सुनील जी। तो हम सवाल शुरू कर देते हैं। आप जापान में रहते हैं, आप कब से जापान में रहते हैं? मेरे को लगभग 35 साल होने लगे हैं। 35 साल हो गए? अच्छा। इन 35 सालों में आप हिंदी के लिए, मैंने सुना है कि आप हिंदी के लिए वहाँ बहुत काम करते हैं, हिंदी को लेकर। तो आप वहाँ क्या क्या काम करते हैं हिंदी को प्रचार प्रसार को लेकर? जी, हिंदी का दरअसल मैंने देखा कि हर तरह की पत्रिका है जापान में। हाँ। हमारी अपनी भाषा हिंदी की नहीं है जी। तो फिर मैंने कैसे भी प्रयत्न करके तो वहाँ का ISSN नंबर लिया, ISBN नंबर लिया और अब भगवान की जैसे 4 साल हो गए पत्रिका को चलते। जो जापान से निकलने वाली पहली हिंदी की पत्रिका है, हिंदी की गूंज। इसमें सभी भारतीय राइटर होते हैं, अभी जापानी भी हो रहे हैं, जापानी बच्चों का सभी का होता है। अच्छा अच्छा। और जापान में रहते हुए आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ लेते हैं क्या बच्चों को लेकर कुछ, या वहाँ के बच्चों को हिंदी पढ़ाना, ऐसा कुछ? जी, पहले तो करते थे लेकिन अभी कोविड के कारण ये सब बंद करना पड़ा है। बंद किया क्योंकि वो थोड़े से अलर्ट रहते हैं। अच्छा। तो हम लोग ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते। हाँ। वैसे ही बच्चा कोई बीमार हो जाए तो नाम आ जाएगा कि इंडियन के पास गया है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। तो कोविड से पहले कब से आप बच्चों को पढ़ा रहे थे? कितने बच्चों को अब तक पढ़ाया है आपने हिंदी में? मैं कम से कम 25-30 बच्चे कह लीजिए, स्टूडेंट ही हैं कहीं के, क्योंकि किसी भी उम्र का हो। अच्छा अच्छा। तो वो हिंदी सीखना चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देती हूँ वहाँ पे। वैसे जैसे इंडिया की करेंसी 6000 1 घंटे का होता है फ़ीस। अच्छा अच्छा। तो मैं कोई फ़ीस नहीं लेती, बस हिंदी का पढ़ाती हूँ, सेवा करती हूँ आप जहाँ ज़रूरत है। जी जी, आप तो भारतीय हैं, आप जापान में कैसे क्या गए? जापान ने आपको बुलाया, वहाँ किसी ने बुलाया था, या उन संस्कृति की भाषा के प्रति आपका कोई आकर्षण था? वहाँ गए कैसे? अच्छा, मेरे हस्बैंड गए। हाँ। वो बिजनेसमैन है। अच्छा जी। तो फिर वो भारतीय परंपरा के जहाँ पति हो तो पत्नी को जाना पड़ता है। तो मैं भी गई। मेरा तब बड़ा बेटा बहुत छोटा था, 2-3 साल का रहा होगा। जी जी। छोटा बेटा मेरा वहीं पे पैदा हुआ। हाँ हाँ। बस वो ये रीत तो निभानी होती है भारतीय नारी की। आप तब से जापान में ही हैं या अन्य कहीं देश में? जी नहीं, मैं तब से जापान में ही कई हर देश में हूँ। आप, मुझे लगता है कि आप वेशभूषा से, भाषा से पूरी तरह से जापान में ढल गए हैं। नहीं, वेशभूषा मेरी भारतीय है। नहीं, मतलब लुकिंग वगैरह जैसे कहेंगे हम, दिखना जैसे कहेंगे, वो तो ईश्वर के हाथ है। 35 साल हो गए, इतनी उम्र नहीं थी, आधे से ज़्यादा उम्र तो वहाँ निकाल दी है। आपको जापानी आती है? आपने सीख लिया होगा? नहीं, सीखी नहीं। हाँ, ऐसे ही बात करते करते सीख लिए जापान में? अपने आप आ जाती है। जापानी बोलना क्या बड़ा कठिन होता है क्या आसान है? नहीं, बोलना तो आप लैंग्वेज में जहाँ रहेंगे थोड़ा बहुत सीख जाएंगे। पढ़ना पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट उसमें भी आप अगर चाहेंगे, जहाँ चाह होगी वहाँ राह निकल आएगी। बिल्कुल। तो इसमें कोई वो बात नहीं है। कितने साल लगे होंगे आपको अच्छी जापानी सीखने के लिए? नहीं, मैं पहले 6 महीने से ही बोलने लग पड़ी थी। पहले 6 महीने में ही बोलने लग। मैंने सुना था कि चाइनीज जापानीज भाषा को सीखना इतना आसान नहीं है, आपने 6 महीने में सीख लिया, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप हिंदी की गूंज नामक एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका चलाती है, देश विदेश के लेखकों को अपने मंच दिया है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये पत्रिका आपकी कब से चल रही है और कहाँ कहाँ तक इसकी पहुँच बढ़ रही है? पूरे विश्व में हिंदी की गूंज चल रही है और मेरा एक मानना है कि हिंदी का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। देखिए, अगर भारत में सूर्य डूबेगा तो अमेरिका में उग जाएगा। हिंदी का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, ना कभी होता है। क्या बात? बस हमें इस नारे को लेके, अपनी भावना को लेके आगे बढ़ना है। अपने अंदर से ये हटाना है कि अंग्रेज़ी ज़्यादा है। अंग्रेज़ी सीखिए, पढ़ने में कुछ बुराई नहीं है। जापानी सीखिए, अंग्रेज़ी सीखिए, चाइनीज़ सीखिए, कोई भाषा सीखिए, क्योंकि आपको अगर इंटरनेशनल लेवल पे आगे बढ़ना है, ये वर्ल्ड वाइड भाषा है अंग्रेज़ी, लेकिन अपनी भाषा का सम्मान अगर आप नहीं करेंगे तो आप बढ़ नहीं सकेंगे। सही बात है, ये मेरा मानना है। बहुत खूब बात है। मैंने देखा है कि आप लिखते भी हैं, कविताएं लिखती है, आलेख लिखते हैं, विभिन्न विधाओं में आपका लेखन कार्य चल रहा है। तो आप अपने पुस्तकों के बारे में कुछ बताइए।
बस मैं जो देखती हूँ ज़िंदगी में वही मेरी कलम में उतर जाता है, चाहे वो लेख हो, कहानियाँ हों या फिर कविताएं हों, क्योंकि ज़िंदगी ही प्रभावित करती है। अब तक कितनी किताबें लिखी है और कौन कौन सी विधाओं में लिखी है? मेरी वैसे अभी तक 5 काव्य संग्रह आ चुके हैं। जी 35 से ज़्यादा तो वो हो गए हैं साझा संग्रह। साझा, क्या बात है, 35? जी। और 5 मैंने वो संपादित की हैं पुस्तकें। जी। पत्रिका चल रही है बस। और ज़्यादा क्या ये जो कहना। कविता है इसकी पृष्ठभूमि भारत की है या जापान की है? सबकी भारत की है, लेकिन अब जो आ रही हैं हाँ। वो जापान से की है। जापान की है, ताकि भारत वालों को भी पता चले। जी, तो जी, मैं जी। वही आ रही हूँ। आप यहाँ का कोई हिंदी भाषी दूसरे देश में जाता है तो वो वहाँ की भाषा को सीखने के बाद वहाँ का साहित्य पढ़ता है, उसको हिंदी में अनुवादित करके हिंदी पाठकों तक पहुँचाने का काम करता है। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि हिंदी जी पाठकों तक बिल्कुल, मेरी जापानी अब जो साहित्य? पुस्तकें आ रही हैं वो उसी में ही है। जी जी, ये कोई गोपनीय है क्या, आने के बाद हमको नहीं, बताने वो वाले? हाइकू की हैं, अच्छा, जो अच्छा। मात्सुबाशो हैं हाइकू की। जी जी, जापानी वो छंद है जापान हाइकू के। वाला। जी जी जी, हाँ, उसी पे हाँ। मेरी अपनी बुक भी है और उनकी ट्रांसलेशन पे भी करी, क्योंकि किसी की भावनाओं को ट्रांसलेशन नहीं होती, भावनाओं को वैसे उतारना बड़ा मुश्किल होता है। जी तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि किसी की भावनाएं पहले समझो, फिर उसको अपनी भावनाओं में उसी शब्दों में उतनी उसमें बांध के करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कर रहे हैं। आपको तो वो जापानी भाषा आती है और हिंदी में आपने अनुवाद कार्य आप कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसी किताबें लाते रहे, हम उसको पढ़ेंगे और जापान की संस्कृति को समझने का प्रयास करेंगे। और भी ऐसे सवाल हो सकते हैं क्या हिंदी प्रेमियों के लिए आपका क्या संदेश हो सकता है? अपने मन से हिंदी के लिए जो भी कॉम्प्लेक्स है वो निकालिए। हिंदी का भी सूरज कभी अस्त नहीं होता। जैसे मैंने कहा, हिंदी आपको बहुत से वर्ल्ड वाइड चांस दे रही है। आप निकलिए, बस अपने अंदर से ये जो ग्रंथि है ना आपकी, कि हम हिंदी हैं, हम नीचे हैं, क्योंकि जो इंग्लिश बोलता है उससे इम्प्रेस नहीं हुई। अपने बच्चों को हिंदी सिखाइए, वो आगे बढ़ेंगे, उनको देख के आपको गर्व होगा। अब हर जगह हिंदी का बोलबाला हो गया है। ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, बाहर के देशों में आइए, यहाँ ट्रांसलेशन करिए, इंटरप्रेटर बनिए, कुछ भी करिए, आपको हिंदी के में भी अब नौकरी के चांसेस है, हर चीज़ है। बस अपने मन से ये कॉम्प्लेक्स निकालिए कि हिंदी का कोई चांस नहीं है, हम हिंदी बोलेंगे तो हमारा कोई भविष्य नहीं है। मैं जापान में रहती हूँ, मैं हिंदी बोलती हूँ, मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती भी हिंदी बोलते हैं और सब बहुत अच्छे। आपने तय किया था कि हम घर में हिंदी बोलेंगे ताकि बच्चे सीखेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी सीखेगी तो हिंदी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। अपने हिंदी को जीवित रखा है, आपके परिवार के सभी सदस्य हिंदी को जानते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, शायद लिखते भी होंगे अभी तो। नहीं, बेटे की बुक आई है लेकिन उसकी इंग्लिश में आई है, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन ऐसा है जी। उसका, वो पायलट है तो उसने इंग्लिश में लिखी है इचिबुन, पर वो हिंदी वो मेरे से शायद ज़्यादा अच्छी बोलता है। अच्छा अच्छा। मेरे बच्चे अच्छा, सभी आपके ये जो कविता या आप जो भी लिखते हैं उसमें विषय क्या रहता है, कौन सी समस्याएं होती है? जापान की समस्या यदि लेते हैं या भारत की समस्या लेते हैं, कौन सा स्त्री विमर्श, दलित विमर्श या और कुछ क्या होता है सभी उसमें? होते हैं। वृद्धों के लिए हैं, जो आजकल वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं उसके लिए, जो इतने अब कहिए किन्नर पे भी है मेरी कविताएं, क्योंकि मेरे को लगता है किन्नर का कोई अपना दोष नहीं, क्योंकि जेंडर तो भगवान डिसाइड करता है। जी, जी। इसके लिए हम किन्नर को दुत्कार देते हैं, तो उसका खाली वो नहीं काम के वो ढोलकी पे नाच करे, मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। लगभग कितनी कविताएं लिखी होंगी अब तक आपने, सारे कुल मिलाकर अंदाज़ा? कभी गिनी नहीं। मेरे ख्याल से 500,000 से ज़्यादा होगी इतना तो कविताएं। आराम से हो जाता है। आपने कोई ज़्यादा ही स्वरचित होगा। कविता यदि आप बताना चाहे तो एक जी, यदि मेरी याद हो एक तो। बचपन की कविता है जो मैं बहुत पसंद है, मैंने 8वीं में लिखी थी। जी, जी। वो उसकी 2 लाइनें सुनाती हूँ। हाँ। जिसने जाना मूल्य समय का, आगे वो बढ़ पाया है। अलसा कर जो बैठ गया वो जीवन भर पछताया है। धीरे धीरे चलकर कछुआ जीत दौड़ में जाता है। एक एक तिनके से पंछी अपना नीड़ बनाता है। क्या बात? लेकिन अपने रहने को घर बंदर बना न पाया है। जब जब भीगा वर्षा में वो मन ही मन पछताया है। धीरे धीरे चलकर पृथ्वी जी जी, 1 मिनट, 8वीं की लिखी हुई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कविता धीरे धीरे चलकर पृथ्वी ऋतुएं जग में लाती है।
धरती ने अपना अब तक एक पल भी नहीं गवाया है, जिसने जाना मूल्य समय का आगे वह बढ़ पाया है। क्या बात है, क्या बात है। रमा शर्मा जी वो लिख रहे हैं, हिंदी की गूंज नामक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका चला रहे हैं। हिंदी प्रचार प्रसार में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब आने वाले समय में प्रवासी जो भारतीय हैं उनमें रमा शर्मा जी का नाम बड़ा आदर के साथ लिया जाता है और इनके साहित्य पर लेखन कार्य को अधिक से अधिक लेखन कार्य होना चाहिए, क्योंकि नए नए जो साहित्यकार हैं देश के बाहर जाकर वो बसते हैं और वहाँ जाकर लिखते हैं, तो उस पर भी लेखन कार्य, उस पर भी शोध कार्य होना चाहिए। उनकी बहुत सारी किताबें प्रकाशित है, मौलिक किताबें, संपादित किताबें हैं। मुझे लगता है कि वो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर भी आपने उसको रखा होगा। बिल्कुल, तो आप यदि सर्च करेंगे रमा शर्मा जी की कौन कौन सी किताबें, मैडम शीर्षक बताइए। जी, एक तो मुरझाते फूल है, हाँ और दूसरी आतप जीवनम, जी, और ये दोनों तो आपको मिल जाएंगी। बाकी अभी मैंने अमेज़ॉन पे डाली नहीं है, अच्छा अच्छा तो जी, ये दोनों तो मिल जाएंगी आपको। बिल्कुल मिल जाएंगी। और रमा शर्मा जी इंस्टाग्राम पर है, यदि आप उनसे बात करना चाहते हैं आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और आप उनसे बात कीजिए। आपके मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न है, मेरा कर्तव्य बनता है कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे मुलाकात करूं, उनके जीवन के परिचय को जानूं, उनके साहित्य को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं। तो हमने आज आपके सामने वो प्रस्तुत करने का काम किया है। रमा शर्मा जी से ये बातचीत हम यहाँ रोकते हैं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।